हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं विपुल आज बात करूंगा कंपनी लॉ के अंदर एनालिटिकल रेशियो प्रेजेंटेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के जो फाइनेंशियल बने हैं और जो आगे आने वाले सालों में जो फाइनेंशियल बनेंगे एज पर द शेड्यूल 3, तो उसके अंदर रेशियो का प्रेजेंटेशन करना है और उसके अंदर जो वेरिएंसेस है प्रीवियस ईयर से करेंट ईयर के बीच में उसको एक्सप्लेन भी करना है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या फॉर्मेट उसका होगा और क्या परसेंटेज है, कितना वेरिएंसेस होगा, तो उसका रीजन को एक्सप्लेन करना होगा। और हम रेशियो कैलकुलेट करते समय न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या क्या कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग इस बातों पर डिस्कस करेंगे। आईसीएआई ने अपने गाइडलाइन में इसके बारे में क्या कहा है। तो यहाँ पर आप फॉर्मेट देख रहे होंगे किस फॉर्मेट में आपको इसको डिस्क्लोज करना है। तो रेशियो में आप देख रहे होंगे, जो रेशियो ऊपर अभी हम बात करेंगे उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप क्या ले रहे हैं, करेंट पीरियड, प्रीवियस पीरियड एंड परसेंटेज ऑफ वेरिएंसेस, रीजन फॉर द वेरिएंस। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं क्या क्या कौन कौन से रेशियो हैं जिसको डिस्क्लोज करने हैं। तो कंपनी शैल एक्सप्लेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम included in numerator and denominator for computing the following ratio। तो यहाँ पर रेशियो बताया गया है कौन कौन से रेशियो हैं। तो करेंट रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, नेट कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन में तो अगर जो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ वेरिएंस है, अगर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना है, अगर एनी चेंज इन द रेशियो बाय मोर देन 25% एज कंपेयर टू द रेशियो ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, तो उसके अगर 25% से आपका ज्यादा चेंजेस है तो उसका रीजन को एक्सप्लेन करना है आपको। फॉर्मेट में आप देख रहे होंगे यहाँ पर रीजन फॉर एक्सप्लेनेशन। इसके बाद डिस्क्लोजर रिक्वायर्स द कंपनी टू प्रोवाइड एनालिटिकल रेशियो along with explanation of the items included in numerator and denominator for computing this ratio, and further company shall provide a commentary explaining any change whether positive or negative in the ratio by more than 25% compared to the ratio of the preceding year। तो अगर 25% से ज्यादा चेंज है 25% से, तो आपको एक कमेंट्री देना है, एक्सप्लेनेशन देना है यहाँ पर रीजन फॉर वेरिएंसेस के बारे में। फर्दर गाइडलाइन कहती है कि आइटम डेट आर कंसीडर एज द पार्ट ऑफ द न्यूमरेटर, ऊपर वाला, एंड एज ए पार्ट ऑफ द डिनोमिनेटर, नीचे वाला जो है, should be such that a reference to the respective line items in the financial statement or notes could be easily drawn। इस तरह देना है कि उसे जो रेशियो है इजिली ड्रॉन हो सके। Such items should be consistent for the periods presented and should be consistent with the industry practice over time। ऐसा नहीं कि इस साल हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ और कंसीडर कर लें, अगले साल कुछ और कंसीडर कर दें। ये कंसिस्टेंट होना चाहिए और इंडस्ट्री जो प्रैक्टिसेस है उसको फॉलो करना है। कहने का मतलब है कि इफ देयर इज एनी चेंज इन द करेंट पीरियड इन रिलेशन टू एनी आइटम इन द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर एनी रेशियो, देन द सेम चेंज शैल बी मेड फॉर द कंपैरेटिव पीरियड as well as a footnote shall be added to explain the change in the item along with the reason thereof। footnote में आपको देना है इसका। In order to determine the item to be included in the numerator and denominator for any ratio, a reference may be drawn from several sources। For example, ratio uses in the common parlance, investor report, industry report, market research report, approach of the credit rating agency, etc।
There may be a need to factor in company a specific and a sector specific nuisance that may require necessary modification to the reference considered. In other words, item included in the numerator and denominator of any ratio may not be standardized across companies, as the calculation methodology would be matter of the each company facts and circumstances, nature of the transaction, nature of industry sector in which the company operates, or applicable regulatory requirement that a company need to comply with. तो ये जो है स्टैंडर्डाइज नहीं होगा, मतलब स्टैंडर्डाइज नहीं है कि मतलब ये डिपेंड करेगा हमारा जो कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी है उस पर डिपेंड करेगा, और कंपनी का फैक्ट्स सर्कमस्टांसेस क्या है, नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन क्या है, इंडस्ट्री सेक्टर स्पेसिफिक जिसमें वो ऑपरेट कर रहा है, और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को लेके, तो ये स्टैंडर्डाइज नहीं होगा, वेरी करेगा. रेशियो प्रेजेंटेड इन एनी अदर प्लेस इन द एनुअल रिपोर्ट, यहाँ पर बताया जा रहा है गाइडेंस नोट में कि अगर अदर प्लेस जैसे एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्लोज करते हैं या जो भी करते हैं, तो ये इससे कंसिस्टेंट होना चाहिए. ऐसा नहीं कि वहां पर जो एनुअल रिपोर्ट में हम डायरेक्टर रिपोर्ट में डालते हैं तो कुछ और डाल दे रहे हैं, यहाँ पर रेशियो में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ और चेंजेस हैं, तो ये कंसिस्टेंट होना चाहिए. तो अब आइए देखते हैं कि रेशियो में डिफरेंट रेशियो को कैलकुलेट कैसे करेंगे. तो यहाँ पर एक अनेक्चर दिया हुआ है, अनेक्चर बी करके उन्होंने दिया है गाइडेंस नोट में ICAI ने. तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे डिफरेंट रेशियो. अब हम थोड़ा सा रेशियो को यहाँ पर स्टडी करते हैं. यहाँ पे कि रेशियो में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या होंगे, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या इंडिकेट करता है यहाँ पे. तो करेंट रेशियो देख रहे हैं. तो सबसे पहले करेंट रेशियो ये इंडिकेट करता है कंपनी का ओवरऑल लिक्विडिटी पोजीशन. कंपनी का ओवरऑल लिक्विडिटी पोजीशन को ये इंडिकेट करता है. बाइली यूज्ड बाय बैंक्स in making decision regarding advancing of working capital credit to their client. तो आप कैश क्रेडिट लिमिट, ओवरड्राफ्ट लिमिट जब लेते हैं तो इसको वाइडली कंसीडर बैंक देखती है, चेक करती है. तो करेंट रेशियो होता है करेंट एसेट अपॉन करेंट लायबिलिटीज. तो आप बैलेंस शीट जब देखते हैं तो बैलेंस शीट में करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटीज का ये रेशियो है जो कैलकुलेट होता है. दूसरा डेब्ट इक्विटी रेशियो. दोस्तों डेब्ट टू इक्विटी ये बताता है, कंपेयर करता है कंपनी का टोटल डेब्ट टू शेयर होल्डर इक्विटी. कंपनी का टोटल शेयर होल्डर इक्विटी और टोटल डेब्ट टू शेयर होल्डर इक्विटी को कंपेयर करता है. यहां पर ये दोनों जो नंबर्स हैं, कंपनी टोटल डेब्ट और शेयर होल्डर इक्विटी, आप कंपनी के बैलेंस शीट से आप निकाल सकते हैं. इसका फॉर्मूला होता है टोटल डेब्ट इक्विटी रेशियो बराबर टोटल डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी. इस तरह आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो निकलता है. फिर डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो. तो डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो ये यूज होता है फर्म की एबिलिटी टू पे ऑफ करेंट इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट. अगर कोई लोन वगैरह ले रखा है तो उसका जो इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट जो पे करने की एबिलिटी है फर्म की, वो इस रेशियो से पता चलता है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो का मतलब आपका जो अर्निंग है अवेलेबल फॉर डेब्ट सर्विसेज, अर्निंग अवेलेबल फॉर डेब्ट सर्विसेज डिवाइडेड बाय डेब्ट सर्विस. तो अर्निंग फॉर डेब्ट सर्विसेज का मतलब है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस प्लस नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसे कि डेप्रिसिएशन या अदर एमोर्टाइजेशन, एंड इंटरेस्ट प्लस अदर एडजस्टमेंट लाइक लॉस ऑन द सेल ऑफ फिक्स एसेट. तो ये हुआ आपका अर्निंग फॉर डेब्ट सर्विस. और डेब्ट सर्विस का मतलब है जो इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल रीपेमेंट करते हैं, इंटरेस्ट और लीज पेमेंट या प्लस प्रिंसिपल रीपेमेंट जो आपका पूरा EMI जाती है. तो ये पूरा डेब्ट सर्विस के अंदर पूरा ये आता है. तो ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस मींस यहाँ पर अर्निंग फॉर डेब्ट सर्विस में आप देख रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में आपको नॉन कैश
ऑपरेटिंग आइटम, इंटरेस्ट, अदर एडजस्टमेंट लाइक लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट को ऐड करना है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब है reported amount of the profit or loss for the period and does not include items of other comprehensive income। यहाँ पर हम comprehensive income के बारे में नहीं जिक्र मतलब डिस्कस करेंगे। और रिटर्न ऑन इक्विटी, ये मेजर करता है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इक्विटी फंड इन्वेस्टेड, कितना कंपनी में इक्विटी फंड इन्वेस्टेड है उस पर क्या प्रॉफिट आ रहा है। रेशियो ये रिवील करता है कि हाउ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इक्विटी होल्डर फंड हैव बीन यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी एंड आल्सो मेजर्स परसेंटेज रिटर्न जनरेटेड टू इक्विटी होल्डर। रेशियो कंप्लीट इस तरह होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस लेस डिफरेंस डिविडेंड अगर कोई है उसको लेस कर देना है, डिवाइडेड बाय एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी, एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी। इस तरह आपका रिटर्न ऑन इक्विटी निकलता है। उसके बाद इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, दिस रेशियो आल्सो नोन एज द स्टॉक टर्नओवर रेशियो एंड एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन cost of the goods sold during the period or sales during the period and average inventory held during the period। ये बताता है कि इफिशिएंसी को बताता है, आपकी कंपनी की इफिशिएंसी को बताता है। इफिशिएंसी मेजर करता है कि कंपनी यूटिलाइजेस और मैनेजेस इट्स इन्वेंटरी, हाउ इफिशिएंटली कंपनी यूटिलाइजेस और मैनेजेस इट्स इन्वेंटरी। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ द गुड्स sold or sales divided by average inventory। एवरेज इन्वेंट्री कहाँ का मतलब होता है यहाँ पर ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बैलेंसेस को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर देते तो आपका एवरेज निकल जाता है। When the information opening and closing balance of inventory is not available, then the ratio can be calculated by dividing cost of the goods sold or sales by closing balance of the inventory। अगर नहीं अवेलेबल है तो आप क्लोजिंग बैलेंस उससे आपको डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ये बताता है फर्म की एफिशिएंसी, बताता है कि कैसे वो रिसीवेबल को मैनेज करती, कितनी एफिशिएंटली अपने रिसीवेबल डेटर्स को मैनेज करती है। तो इसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल। तो नेट क्रेडिट सेल कंसिस्ट ऑफ गुड्स ग्रॉस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न एंड ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड्स सन्डी डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। तो एवरेज ट्रेड डेटर्स का मतलब होता है ओपनिंग क्लोजिंग को आप ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज अकाउंट रिसीवेबल आपका निकल जाएगा। When the information about credit sales opening and closing balance of the trade debtors is not available, then ratio can be calculated by dividing total sales by closing balances of the trade receivable। ओपनिंग अवेलेबल नहीं है तो क्लोजिंग बैलेंस जो है आपका ट्रेड रिसीवेबल उसको लेंगे एवरेज डेटर्स की जगह पे, रिसीवेबल की जगह पे। और ट्रेड पेबल टू टर्नओवर रेशियो, तो यहाँ पर आप नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स को आप देखेंगे तो ये इस फॉर्मूले से आपको ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकलेगा। ये बताता है कि नंबर ऑफ द टाइम्स सन्डी क्रेडिटर्स हैव बीन पेड ड्यूरिंग द पीरियड। कैलकुलेट किया जाता है रिक्वायरमेंट ऑफ द कैश फॉर पेइंग सन्डी क्रेडिटर्स और कैलकुलेट होता है जो हम फॉर्मूला बात कर रहे हैं नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। एंड नेक्स्ट है नेट कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नेट कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो इसको निकालते हैं नेट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज वर्किंग कैपिटल। और नेट सेल्स को कैलकुलेट करते हैं टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न एंड वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी कितना इफेक्टिवनेस के साथ अपने वर्किंग कैपिटल को यूज करती है। तो efficiency of the using working capital indicated by the net capital turnover ratio।
नेक्स्ट है आपका नेट प्रॉफिट रेशियो। तो आप ये देखते हैं कि हर लोग देखना चाहते हैं कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। तो मेजर रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड सेल्स ऑफ द बिजनेस। तो फॉर्मूला नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स होता है इसका। नेट प्रॉफिट शैल बी आफ्टर टैक्स, यहाँ पर नेट सेल्स शैल बी कैलकुलेटेड एज टोटल सेल्स माइनस टोटल रिटर्न। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर आफ्टर टैक्सेस, मतलब एग्जैक्ट कितना प्रॉफिट हो रहा है टैक्स देने के बाद। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आपको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस लेना होता है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कैपिटल एम्प्लॉय लेना पड़ता है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है टैंजिबल नेट वर्थ प्लस टोटल डेब्ट प्लस deferred tax liability, that is the capital employed, and it indicates, this ratio indicates ability of the company management to generate return for both the debt holders and the equity holders. Higher the ratio, more efficiently is the capital being employed by the company to generate returns. तो ये इसलिए होता है कि कितना इफेक्टिवली कैपिटल को एम्प्लॉयड किया गया है जिससे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न जनरेट हो, तो इसकी इफिशिएंसी को ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बताता है। उसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट is the financial ratio used to calculate the benefit of an investor will receive in relation to their investment cost. The higher the ratio, greater the benefit earned. The one is widely used method of time weightage rate of the return. कितने टाइम तक आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उस टाइम के प्रोपोर्शन में इसको निकाला जाता है। एंड the one evaluate time weighted rate of the return, and the same should be followed to calculate return of income investment. It adjusts the return for the timing of the investment cash flow, and its formula method calculation is commonly available. However, same is given below. यहाँ पर quick reference के लिए दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे। सबसे पहला T1 जो बता रहा है end of the time period and T0 beginning of the time period। तो और T1 मार्केट वैल्यू एट मतलब at the end of the time period and market value at the बिगिनिंग ऑफ द टाइम पीरियड। तो ये इसको रिड्यूस कर देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर आप देखते हो CT मतलब कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो ऑफ द स्पेसिफिक डेट, एंड WT मींस होता है वेट ऑफ नेट कैश फ्लो, दैट इज ईदर नेट इनफ्लो और नेट आउटफ्लो ऑन द डे T, calculated as T1 minus T divided by T1। तो T is the specific date falling between T1 and T0। इस डेट से इस डेट के बीच में स्पेसिफिक डेट जिसको हम कैलकुलेट, इस डेट को पार्टिकुलर हम कैलकुलेट करते हैं। तो कंपनी में प्रोवाइड रिटर्न ऑफ इनकम सेपरेटली फॉर ईच एसेट क्लास, इक्विटी, फिक्स इनकम, मनी मार्केट एक्सेट्रा। तो रिटर्न ऑफ इनकम सेपरेटली ईच एसेट क्लास के लिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये था हमारा रेशियो एनालिसिस, जिसको रेशियो को एनालिटिकल रेशियो को हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना है, और अगर 25% उससे ज्यादा का वेरिएंसेस है तो उसके रीजन को एक्सप्लेन करना है। तो ये था। अगर इसके बारे में कोई क्वेरी हो, डाउट हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि इंडस्ट्री जो मेजरली जो प्रैक्टिस कर रही है उस पर उसको देखते हुए हम इसको समझेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अपडेट।